सरकार की मंशा को भी समझने की दरकार है। लगभग 11.11 लाख करोड़ रुपए सरकार इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डेवलप में खर्चा करेगी। तो जो 2-3 चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, वो नए टैक्स रिजीम में ही किए गए हैं। 375 यानी कि 375 अगर आपकी वेतन है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा आपको, और बच गया आपका 3 लाख तक स्लैब छूट है। नमस्कार, प्रभात खबरों में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने अपना अगला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार देश का बजट पेश किया है। इस बजट से आम लोगों को क्या है उम्मीद, यह जानते हैं प्रभात खबर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आलोक पोद्दार जी से। सर, आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल, जिसकी चिंता आम लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, खासकर कमाई करने वाले वेतनभोगी लोगों को, तो ये बतलाइए कि टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं, क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? अगर देखिए, टैक्स स्लैब में सरकारी जो वित्त मंत्री ने कहा है, वो उनका एक आकलन ये है कि लगभग 2/3 से ज़्यादा जनता अभी न्यू टैक्स रिजीम जिसे कहते हैं उसमें शिफ्ट कर गई है, और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1/3 अभी पुराने टैक्स रिजीम में है। तो वित्त मंत्री ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट ये दिया कि वो सरकार एक प्रक्रिया में है जहाँ पूरे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हम कहते हैं, जो हमारा कानून है देश का इनकम टैक्स को लेकर, उसको पूरा रीराइट करके एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया जाएगा। तो हम माने अब कि जैसे जीएसटी एक नया कानून आया, सरकार ने आईपीसी वगैरह को चेंज करके भी नए कानूनों को पारित किया है, जो हमारे लिटिगेशन को देखेंगे, क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, एविडेंस एक्ट हो। उसी तरह जल्द ही हम देखेंगे कि इनकम टैक्स भी एक नए स्वरूप, नए अवतार में आएगा, और उसमें अगले बजट तक हमको लगता है कि काफ़ी उम्मीद है कि अब चेंजेस हमें दिखेंगे। अभी जो कर प्रणाली है उसमें अगर हम बात करें तो सरकार का मंशा बहुत क्लियर है कि वो चाहती है कि हम नए टैक्स रिजीम में ही शिफ्ट करें। तो जो 2-3 चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, वो नए टैक्स रिजीम में ही किए गए हैं। जैसे अगर हम सैलरी आदमी की बात करें जो वेतनभोगी हैं, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, एक फ्लैट उनको एक छूट दिया जाता है। जो लिमिट 50,000 थी उसे 75,000 किया गया है, पर वो नए टैक्स रिजीम में ही है। और नए टैक्स रिजीम में कुछ स्लैब्स को हल्का सा ट्वीक किया गया है, जो 5 था उसको 6 को 7 किया गया है। 10-12 लाख के स्लैब में 15%, ऊपर के स्लैब्स को छोड़ दिया गया है। एक आसान शब्दों में बतलाइए कि अगर मेरी कमाई 5 लाख है, मेरी कमाई 3 लाख है, मेरी कमाई 6 लाख है, तो ये एक अगर बाइफरकेट करके आप हमारे दर्शकों को बतलाएंगे तो ज़्यादा बेसिकली अच्छे से समझ सकेंगे वो। तो अगर हम बात करें कि अगर आप वेतनभोगी हैं तो आप मान सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 को अगर हम कंसीडर करें तो लगभग 375 यानी कि 375 अगर आपकी वेतन है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा आपको, और बच गया आपका 3 लाख तक स्लैब छूट है। और अगर हम एनपीएस, इसमें एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है, तो वो इंडिविजुअल का मन है कि वो एनपीएस करना चाहे नहीं करना चाहे, और उसमें भी 2 विकल्प होते हैं। हम खुद से अपना इंडिविजुअल एनपीएस करें, और दूसरा होता है थ्रू एम्प्लॉयर, 10% ऑफ सैलरी तक का हम करते हैं, जिसे 14% किया गया है इस बजट में, वो भी नए न्यू टैक्स रिजीम के लिए। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसमें कुछ प्लस माइनस हर व्यक्तिगत आदमी के लिए अलग हो सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम समझना चाहें तो आसान भाषा में कुछ सेविंग अगर आपकी एनपीएस में है और स्लैब को अगर हम कंसीडर करते हैं तो लगभग 375 से 4 लाख तक आपकी कोई आय गणना नहीं होगी। और उसके ऊपर का जो स्लैब है 7 लाख तक 5% है, 7 से 10 लाख 10% है, और ऊपर के स्लैब्स को चेंज नहीं किया गया। सरकारी आंकड़ा यही है कि इस चेंजेस करने से हर आदमी को ऑन एन एवरेज, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में है, तो 17,500 रुपये तक की बचत सालाना हो सकती है। एक सबसे ज़्यादा यहाँ चर्चा हो रही है एंजल टैक्स की। आसान शब्दों में बताइए पहले कि एंजल टैक्स होता क्या है, और सरकार ने जो अभी फैसला लिया है इसे ख़त्म करने का, इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एंजल टैक्स आपको पहले समझना पड़ेगा, ये आम जनता के बहुत काम की चीज़ नहीं है। पर हाँ, आम जनता में कुछ लोग खास होते हैं, मतलब कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, या हम एक कंपनी बनाएं। हम उस कंपनी को शेयर मार्केट में तुरंत लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, समय लगता है, प्रक्रिया होती है। तो हमें मार्केट से फंड रेस करना है बैंक बोरोइंग के अलावा। तो एक होती है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, मतलब हम मार्केट में अपनी शेयर्स को लिस्ट नहीं कर रहे हैं,
पर हम मार्केट से पैसा उगा रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, दोस्तों से, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझा के। तो आसान भाषा में समझिए कि मेरी कंपनी की आज के दिन की वैल्यूएशन अगर हम करते हैं कि भाई मेरे कंपनी का वैल्यूएशन आज के दिन में मान लीजिए 10 लाख रुपए है और उसमें हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, एक शेयर का इशू प्राइस आता है 100 रुपये, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। पर हम शेयर को प्रीमियम में इशू करते हैं तो 25 रुपये हम आपसे एक्स्ट्रा मांगते हैं। तो एंजल टैक्स का मतलब ये होता था कि जो 25 रुपये हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं पर शेयर का मार्केट से पैसा लेने के लिए, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए, वो उस कंपनी का कमाई माना जाता था, उस इंडिविजुअल का, स्टार्टअप का कमाई माना जाता था, उस पर टैक्स देना पड़ता था। इससे सरकार के इस पैसे से स्टार्टअप बूस्ट करेगा, बूम सरकार करेगा या इस पैसे से बूस्ट करेगा क्योंकि अब आप फ्री हो गए हैं। अब आप 100 का माल 200 में भी, तो ये खासकर जो मार्केट से पैसा ले रहे हैं आप और मार्केट को ये लग रहा है कि इस बिज़नेस में पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए, जैसे कोई टेक कंपनी है, कोई नया टेक में रिवोल्यूशन आपकी है, तो मार्केट को आप पे ट्रस्ट है कि भाई आपका ये जो आइडिया है ये क्लिक करेगा, तो मार्केट आपको 100 का 200 भी प्रीमियम देगा। बिकॉज उसको मार्केट को ये लगता है कि अभी हमको 200 में मिल रहा है, लंबी रेस में ये थोड़े दिनों में हो सकता है लिस्टिंग भी कर लो और ये 200 का चीज़ हमको 500 में हो जाए, पर अभी हमको 200 में मिल रहा है। किसी स्टार्टअप में बड़ी कंपनियां पैसा लगाती है, एकदम लगाती हैं। जो इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपने समय के दिग्गज हैं, नारायण मूर्ति का नाम ले लीजिए, टाटा सन्स के जो चेयर रतन टाटा जी हैं, विप्रो के चेयर अजीज प्रेम जी हैं, वो सब ये ऐसी स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। तो वो अब आइडेंटिफाई करेंगे कि जो अगर ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो अभी मेरे को 100 रुपये का शेयर 125, 30, 200 में भी दे रही हैं और मुझे उस आइडिया में एक दम लग रहा है कि फ्यूचर में ये चलेगा, तो उसमें वो पैसा ज़रूर लगाएंगे। और स्टार्टअप को बेनिफिट ये कि उसमें उसको इनकम टैक्स अलग से जो एंजल टैक्स होता था वो अब नहीं देना पड़ेगा। ये जो मतलब ये बेरोजगारी वगैरह की जो बात हो रही थी, इस स्टार्टअप बूस्ट होगा तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक देखिए ये बहुत ही एक इंडस्ट्रियल साइकिल की तरह है जिसमें अलग अलग म्यूजिक्स के पॉड की तरह है। एक पॉड को बजाने से शोर होगा, पर एक साथ जब आप 3-4 पॉड बजाते हैं तो एक म्यूजिक जनरेट होता है। उसी तरह की प्रक्रिया है कि आप 3-4 नोड्स में काम कर रहे हैं, तो फंड रेजिंग एक एलिमेंट है, पूंजी को उगाना मार्केट से। उसके बिना आप इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा? यानी आपके पास स्किल है तो आप उसको डेवलप करके स्टार्टअप के में अगर आइडिया है मार्केट, अगर हम एंजल टैक्स की बात कर रहे हैं अभी, तो एंजल टैक्स में आप अगर 100 रुपये का शेयर 125 में अगर इशू कर रहे हैं, 150 में इशू कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है फेयर वैल्यू के अलावा उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, बहुत सारी घोषणाएं की गई है इसमें, उस बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको बतलाएं। तो हम देखिए इस क्वेश्चन को हम एक जनरल स्टेटमेंट में समराइज़ करते हैं। जो आम आदमी के लिए भी बजट है कि भाई बजट के आम आदमी से क्या एक्सपेक्टेशन है। आम आदमी ही में ही कैटेगरीज आ गई ना, बेरोजगार आ गए, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन, फार्मर, ये सब उस आम आदमी के श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो किसी भी बजट को समझने, जैसे संविधान को समझने के लिए हम उसका प्रियम्बल समझते हैं, प्रस्तावना समझते हैं, उसी तरह मेरा एज अ फाइनेंस पर्सन ये आकलन है, किसी वित्त मंत्री के भाषण का शुरू का 2-4 मिनट अगर आप सुने तो उससे आपको प्रस्तावना मिल जाता है कि बजट और सरकार का डायरेक्शन मंशा क्या है। तो वित्त मंत्री ने शुरू के 2-4 मिनट ही जो संबोधन किया उसमें बताया कि ये जो बजट है ये एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को दूर करना, स्किल डेवलपमेंट, मिडिल क्लास और एसएमईज, ये चारों पर ही थ्रस्ट रहेगा इस बजट का। और 2 लाख करोड़ से अधिक का फंड अलग अलग परियोजनाओं के थ्रू सरकार ने इन चारों सेक्टर्स के लिए रखा है। उसी तरह एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट में अगर अकेले बात करें तो लगभग 1.48 मतलब मोटा मोटी 1.5 लाख करोड़ का बजट है। और एग्रीकल्चर में भी लगभग 1.5 लाख, 1,52 लाख रुपए, 1.52 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रावधान है। और एग्रीकल्चर में जो एग्जिस्टिंग परियोजनाएं हैं, जो किसान निधि ट्रांसफ़र होता है हर क्वार्टरली 2,000 रुपये के आसपास, जो साल का 6,000 रुपये, 8,000 रुपये जो भी फिगर है, उसके अलावा एग्रीकल्चर में कैसे रिसर्च किया जाए, डिजिटल हम डाटाबेस तैयार करें, जो भूमि पे फसल उग रही है उसको कैसे जीआई टैगिंग करें हम, और किसानों का कैसे ऑल ओवर इंडिया एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करें, इस पर सरकार का काफ़ी फोकस है। सरकार चाहती है कि हम धीरे धीरे डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफ़र अब किसानों को
पूरे बड़े वृहद पैमाने पर दें, और मेरे पास जो भूमि है जिसमें हम धान उगा रहे हैं या कुछ भी उगा रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेरे पास हो। तो ये विपक्ष जो है आलोक जी, विपक्ष जो है वो एंजल टैक्स को पॉजिटिव वे में ले रहा है। उन्होंने कहा है कि हम पहले से ये मांग कर रहे थे। तो इस पर मैं जस्ट एक छोटी टिप्पणी करूंगा कि देखिए, अब इसमें है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर है कि हाँ, मेरा भी ये मानना है कि सरकार ने इस बार एक बजट धरातल पर उतरकर आम लोगों की परेशानी को भांप कर, और मैं ये कहूँगा कि पिछले 3-4 सालों में जो एक चीज़ों को पीछे मुड़ के देखा नहीं जा रहा था, इस बार सरकार ने थोड़ा पीछे मुड़कर अपनी चीज़ों को देखा है और एनालाइज किया है। जहाँ पे कुछ कमी रह गई तो उसको सुधारने की कोशिश की है। तो विपक्ष का भी यही मांग था कि भाई आप बेरोजगारी पर कुछ करें। तो बेरोजगारी पर सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है कि हम जो नए मेरे कर्मी भर्ती होंगे उनको हम 15,000 रुपये तक का जो उनकी तनख्वाह होगी, 1 लाख वेतनभोगी तक पर मंथ के जो सैलरी वाले लोग हैं जो नए आएंगे बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट में, उनको हम 3 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे। उसी तरह एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट दी है कि हम कुछ पोर्शन उनके पीएफ का 3,000 रुपये तक का आपको 2 साल तक वापस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग से अनाउंसमेंट किया है। तो इस तरह से बेरोजगारी को फिर एक दूसरा मैपिंग किया है स्किल डेवलपमेंट का भी, कि एक मांग इंडस्ट्री के तरफ से भी रही है कि भाई आप जो हमको युवा दे रहे हैं वो मेरे यहाँ एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब उनकी जो क्षमता है, स्किल सेट है, वो मेरे रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती। मतलब उनकी जो कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता जो वो वहाँ जाके अपने को आपको प्रदर्शित करे, हाँ प्रदर्शित करे, वो मैच नहीं करती। मतलब वो दोनों में एक भिन्नता है कि भाई मुझे चाहिए एक इंजीनियर जो मेरे इंडस्ट्री के काम को जानता हो। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे पर जो इंडस्ट्री का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट नहीं करते हैं। तो सरकार ने उसको भी एड्रेस करने के लिए एक इंटर्नशिप योजना तैयार की है कि टॉप 500 कंपनीज़ में सरकार की योजना है कि 1 करोड़ के आसपास 5 साल में युवाओं को वो 12 महीने का ट्रेनिंग दिलवाएगी, 5,000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी होगा, 6,000 रुपये का वन टाइम आपको मिलेगा बेनिफिट, और कंपनियों को भी 10% अपने CSR का उस मद में समायोजन करने का अवसर मिलेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कंपनियों को शुरू में एक कम लागत में एक वर्कफोर्स मिल जाएगा जिसको वो अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद अब उनको अपने कंपनी में एब्जॉर्ब या समायोजित करने के लिए दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज 12 महीनों में वो उनको वो स्किल सेट खुद ही दे देंगे। तो अब इंडस्ट्री ये नहीं बोल सकती है कि आप जो तैयार कर रहे हैं युवा वो मेरे यहाँ काम करने योग्य नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब आपके पास स्किल है तो रोजगार की कमी नहीं होगी। सरकार की मंशा को भी समझने की दरकार है। 11.11 लाख करोड़ रुपए, 11.11 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अपनी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसे हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं, पुल बनाना से लेके बिल्डिंग बनाना, रोड, हाईवे सब उसी में आते हैं, रेलवे ट्रैक, सब इसी जोड़ के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करेगी, और स्टेट्स को भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देगी इन परियोजनाओं में खर्च करने के लिए, और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज को भी इंकरेज करेगी। तो ये जो 12-15 लाख 20 लाख करोड़ का हम बात कर रहे हैं, इससे भी बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और यही पैसा इकोनॉमी को मोमेंटम देता है, मतलब इकोनॉमी को चलाता है, बिकॉज ये पैसा एक दिन में खर्च नहीं होता है। आप इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर हमें बांध बनाना है तो बांध बनाने में लागत आएगी मान लिया 1,000 करोड़ रुपए की, तो वो 1,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होगा, वो अपने नीचे 10 सब कॉन्ट्रैक्टर रखेगा, वो अपने नीचे 100 आदमी रखेगा, सीमेंट की डिमांड आएगी, तो उस लोकल एरिया का डेवलपमेंट के साथ साथ वो उस परियोजना से लगभग 1,000 आदमी को रोजगार मिलेगा, मतलब लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सरकार ने इस बार फिर से कहा है कि लगभग 3.4% ऑफ GDP, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सरकार घाटे पे चलती है आपको पता होगा, पर उसके बावजूद भी GDP का 3.4% यानी कि लगभग 11.11 लाख करोड़ रुपए सरकार इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डेवलप में खर्चा करेगी, जिससे आम आदमी को भी उसकी बेनिफिट्स तो मिलेंगी, रोजगार भी सृजन होंगे। तो मोदी सरकार के बजट को आपने आसान शब्दों में समझा कि आम जनता के लिए कैसे फायदेमंद है। इसके लिए आलोक जी आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।